1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन से ठीक पहले तेहरान के एक पॉश इलाके में बनी लाल ईंटों की इमारत अमेरिकी एम्बेसी यूएस की ताकत और शाह मोहम्मद रजा पहलवी के साथ उसके करीबी रिश्तों की सबसे बड़ी निशानी थी। ये एम्बेसी उस वक्त अमेरिका का ईरान से जुड़ा सारा डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कामकाज संभालती थी। इस इमारत के अंदर बैठकर अमेरिका कोल्ड वॉर के दौरान ईरान में अपना गहरा दखल बनाए हुए था। ईरानी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन इस एम्बेसी के आसपास घूमते थे। उन्हें उम्मीद होती थी कि शायद अमेरिका से कोई कनेक्शन बन जाए और वो ताकत की सीढ़ी चढ़ सके। उस वक्त यूएस मिशन में करीब 1400 अमेरिकी थे, जिनमें से 1200 सिर्फ आर्मी से जुड़े हुए थे। लोकल स्टाफ अलग से 800 के आसपास था। इसके अलावा पूरे ईरान में 45,000 से ज़्यादा अमेरिकी रह रहे थे। उस वक्त ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा और मजबूत दोस्त हुआ करता था। अब आप सोचेंगे कि पहले तो ईरान में ब्रिटेन का दबदबा था, तो अमेरिका ने ब्रिटेन की जगह कैसे ली? कैसे अमेरिका ने ईरान में घुसपैठ की और ईरान के बादशाह रिजा शाह ने यूएस से दोस्ती का फ़ायदा कैसे उठाया? न सिर्फ अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए बल्कि बाहर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भी। और सबसे ज़रूरी सवाल, वो कौन सी बातें थीं जिनकी वजह से अमेरिका के खिलाफ नफरत ईरान में गहरी होती गई और रिवॉल्यूशन के बाद तो जैसे उबल पड़ी और अमेरिका को अपना बोरिया बिस्तर वहां से समेटना पड़ा था। दोस्तों, ईरान से दोस्ती में अमेरिका का भी फायदा था और अगर अमेरिकी नेता ईरान को थोड़ा और समझते तो शायद दोनों का रिश्ता लंबा और फायदेमंद और साबित हो सकता था दोनों के लिए। ईरान की तो हिस्ट्री बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है, कभी बहुत ही शानदार तो कभी मुश्किलों से भरी हुई। यही वजह है कि ईरानी अवाम अपनी आज़ादी को बहुत अहमियत देती है। इसी से एक गहरी बेचैनी और शक की भावना पनपी है, जिससे वो किसी बाहरी ताकत पर भरोसा करने से बचते हैं। अब ईरानी सवाल उठाते हैं कि आखिर इन बड़ी ताकतों का मकसद होता क्या है। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर बड़ी डील्स, हर बात में अमेरिका टांग अड़ाता है। इसलिए दोनों के रिश्ते बद से बदतर होते रहे। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की भी एक हिस्ट्री है और ये अचानक शुरू नहीं हुई है। ये बहुत पुराना जख्म है जो वक्त के साथ और गहराता ही गया। तो दोस्तों, थोड़ी बात ईरान की हिस्ट्री की, क्योंकि इसके बिना कहानी समझ नहीं आएगी। कुछ जानकारियां पहले के वीडियोस में दे चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में ईरानी इतिहास के नए किरदारों पर डिटेल में बात की गई है और कई नई जानकारियों से आप रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान की जो कहानी आज दुनिया जानती है वो दरअसल बहुत पुरानी है, इस्लाम से भी पहले की। ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब ईरान का इलाका आखेमनीद साम्राज्य का हिस्सा था। उस वक्त यानी करीब 546 से 334 ईसा पूर्व तक दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य यही था। इसकी हदें आज के मकदूनिया से लेकर पंजाब तक फैली थी, ऊपर उज़्बेकिस्तान तक और नीचे ओमान तक। लेकिन ये ताकत ज्यादा दिन तक रही नहीं। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरानी फौजों को शिकस्त दी और ये साम्राज्य बिखर गया। सिकंदर की मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके जनरल्स में बंट गई। इसके कुछ वक्त बाद पर्शियन नाम की एक नई ईरानी सल्तनत उभरी जो 247 ईसा पूर्व से लेकर 224 ईस्वी तक रही। इसके बाद आया ससानी दौर। ससानी हुकूमत 224 से 651 ईस्वी तक चली और रोम और बेजेंटाइन जैसे बड़े साम्राज्यों को टक्कर देती रही। उस वक्त ईरान सिर्फ एक भूगोल नहीं था बल्कि एक बड़ी सिविलाइजेशन और कल्चरल ताकत भी था। लेकिन 651 में वक्त बदला जब खलीफा उमर इब्न खत्ताब की इस्लामिक फौजों ने ससानी हुकूमत को हराया और ईरान का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। धीरे धीरे ज़राथुस्त्र धर्म, जो उस वक्त ईरान का ऑफिशियल मजहब था, वो पीछे छूटता गया और लोग इस्लाम अपनाने लगे। लेकिन ईरानियों ने अपना कल्चर, अपनी ज़बान और अपनी पहचान कायम रखी। वो इस्लामिक एम्पायर का हिस्सा तो बने, लेकिन उसमें सिर्फ शामिल नहीं हुए बल्कि उसे आगे बढ़ाया। अब्बासी खिलाफत के दौर में यानी कि 750 से 1258 के बीच ईरानी लोगों ने साइंस, फिलॉसफी, अदब और तालीम को एक नई ऊंचाई दी। ख्वारिज़मी ने मैथ्स में हिंदू, अरबी, अंकों और अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। इब्न सीना ने मेडिसिन पर जो किताब लिखी वो सदियों तक यूरोप और एशिया दोनों में पढ़ी जाती रही। लेकिन ये उरूज ज़्यादा वक्त तक नहीं चला। 1220 और 1221 के बीच चंगेज़ खान की फौजों ने बुखारा, समरकंद, हेरात, तूस और निशापुर जैसे शहरों को बर्बाद कर दिया। एक ईरानी चश्मदीद ने लिखा, वो आए, तोड़ते गए, जलाते गए, मारते गए, लूटते गए और चले गए। फिर 1258 में चंगेज़ खान के पोते हुल्गू खान ने बगदाद को फतह किया और अब्बासी खिलाफत का खात्मा कर दिया। इतनी तबाही के बावजूद ईरान में कल्चर और तहजीब की रोशनी बुझी नहीं। चंगेज़ के हमलों से लेकर 16वीं सदी तक वहाँ कई ताकतें आईं और गईं। कुछ बाहरी थीं मगर धीरे धीरे पर्शियन बनती गईं। और इस पूरे दौर में ईरान ने अपनी तहजीब, अपनी सोच और अपनी रूह को जिंदा रखा। यही वजह है कि ईरान के लोगों के लिए आज़ादी और खुद मुख्तारी कोई मामूली बात नहीं बल्कि सदियों से रगों में बसा हुआ एक एहसास है। जब 1501 में सफ़वी हुकूमत की शुरुआत हुई तो ईरान ने फिर उरूज देखा। ये दौर न सिर्फ सियासी तौर पर ज़रूरी था बल्कि कल्चर, तिजारत और मजहब के लिहाज से भी बहुत बड़ा
बदलाव लेकर आया। सफ़वी हुकूमत ने पूरे मुल्क को एकजुट किया और शिया इस्लाम को ऑफिशियल मजहब बना दिया। उन्होंने अपने इलाके की सरहदें आज के ईरान से कहीं आगे तक बढ़ा ली। बाद में नादिर शाह अबशार के दौर में जो 1736 से 1747 तक हुकूमत में रहा, ईरान ने मुमलिक की ताकत के मामले में अपनी सबसे बुलंद जगह हासिल की, लेकिन ये बुलंदी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। 1789 में कजार दौर शुरू हुआ और वहीं से ईरान की गिरावट का सिलसिला भी। उस वक्त यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेमोक्रेसी की लहर चल रही थी। यूरोप की ताकतें, जिनकी इकॉनमी बहुत मजबूत हो गई थी, अब दूसरे मुल्कों को या तो सीधे अपना गुलाम बनाना चाहती थी या फिर अपने असर में रखना चाहती थी। रूस भी इसी रेस में था और ईरान जैसे मुल्क जो अपनी आज़ादी पर नाज करते थे, उनके लिए ये दौर बहुत मुश्किल बन गया। ब्रिटेन और रूस ईरान में घुसे और ईरान की दुनिया में सबसे बड़े बाहरी खिलाड़ी बन गए। उन्होंने कभी खुलकर ईरान को गुलाम नहीं बनाया, लेकिन अंदर से ईरान की हुकूमत, उसकी आज़ादी, उसकी ज़मीन को तोड़ते बांटते रहे। 19वीं सदी की शुरुआत में ईरान की रूस से 2 बड़ी जंगें हुई, जिसमें हार के बाद ईरान को अपनी नॉर्दर्न सरहद की कई उपजाऊ ज़मीनें रूस को देनी पड़ी। उसके बाद 1857 में ब्रिटेन ने ईरान पर दबाव डालकर हेरात को अफगानिस्तान के हवाले करवा दिया, ताकि वो अपनी सबसे अहम कॉलोनी इंडिया को बचा सके और पर्शियन गल्फ में अपना दबदबा कायम रख सके। वो इलाका जो सदियों से ईरान का हिस्सा समझा जाता था, अब ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। हालात इतने खराब हो गए कि 1907 में एक सीक्रेट ब्रिटिश रूसी डील हुई, जिसे एंग्लो रशियन कन्वेंशन कहा गया। इसके तहत ईरान को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा रूस के असर में गया, दूसरा ब्रिटेन की, और बीच में छोड़ा गया एक छोटा सा जोन जिसे न्यूट्रल कहा गया। लेकिन हकीकत ये थी कि ईरान नाम का मुल्क अब बस नक्शे पर था, उसकी असल ताकत कहीं खो चुकी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान एक नाकाम रियासत बन चुका था। ऊपर से पहले वर्ल्ड वॉर में जब ईरान ने खुद को न्यूट्रल घोषित किया था, तब भी उसकी ज़मीन पर ब्रिटिश, रशियन और ऑटोमन फौजें घुस आईं। ये सीधे तौर पर उसकी आज़ादी की तौहीन थी। इन विदेशी फौजों के आने से मुल्क में तबाही और भूख ने ऐसा कहर ढाया कि 1917 से 1919 के बीच एक भयानक अकाल पड़ा। उस वक्त की तकरीबन 9 मिलियन आबादी में से लाखों लोग बीमारी और भूख से मर गए। कुछ हिसाबों के मुताबिक ये तादाद 2 मिलियन से भी ज़्यादा थी। ईरानी आवाम के लिए ये सब बस तवारीख नहीं, एक जिंदा दर्द है जो उन्हें आज तक याद है। यही वो जख्म है जिनसे उनका गुस्सा और शक पैदा होता है। यही वो तल्ख सच्चाइयाँ हैं जो उन्हें हर वेस्टर्न ताकत की नीयत पर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। लेकिन ये हालात ज़्यादा वक्त तक वैसे रहे नहीं। 1917 में रूस में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ और फिर वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई। इसकी वजह से रूस अब ना तो ईरान में कोई दखल देना चाहता था और ना ही उसमें ताकत बची थी। इसी दौरान पहले वर्ल्ड वॉर जीतने वाले मुल्कों में से एक ब्रिटेन को एक तगड़ा मौका मिला। रूस के पीछे हटने के बाद अब ब्रिटेन एक अकेला बाहरी मुल्क बन गया जो ईरान में अपना दबदबा मजबूत कर सकता था। ब्रिटेन के फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी लॉर्ड जॉर्ज कर्जन ने इस मौके को तुरंत समझा। उसे मालूम था कि अगर मिडिल ईस्ट में कम्युनिज्म को फैलने से रोकना है और ब्रिटिश इंटरेस्ट को बचाए रखना है, तो ईरान को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए उन्हें ऐसा कोई लीडर चाहिए था जो वेस्टर्न सोच वाला हो और मुल्क के अंदर अमन कायम कर सके। कर्जन ने ईरान पर 2 वॉल्यूम की किताब लिखी थी जिसका नाम था पर्शिया एंड द पर्शियन क्वेश्चन। इस वजह से वो ईरान की सियासत और उसकी तासीर को बहुत अच्छे से जानता था। उसी के आइडिया ने ब्रिटेन की ईरान पॉलिसी की बुनियाद रखी। ईरान की सियासत तब और तेजी से बदली जब ब्रिटेन के एक शहरी विलियम नॉक्स डॉर्सी को काजार बादशाह से एक बहुत फायदेमंद ऑयल कंसेशन मिला। 1907-8 में डॉर्सी को ईरान में तेल मिल गया और फिर उसने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी बना ली। फिर 1914 में विंस्टन चर्चिल, जो उस वक्त ब्रिटिश नेवी का चीफ था, उसने ऑर्डर दिया कि अब ब्रिटिश नेवी कोयले की जगह तेल से चलेगी। इस फैसले ने न सिर्फ तेल की अहमियत बढ़ा दी बल्कि ईरान की स्ट्रैटेजिक वैल्यू भी कई गुना ज्यादा हो गई। अब ब्रिटेन को ईरान की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। बिना ईरानी तेल के उसकी नेवी बेकार थी। इसी दौरान एक कजाक आर्मी ऑफिसर रजा खान सामने आया। ब्रिटिश सरकार ने सीधा कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हरी झंडी दे दी। और फिर क्या था, 1921 में रजा खान ने कजार शहनशाह के खिलाफ तख्ता पलट किया। फिर 4 साल बाद उसने पूरी कजार हुकूमत को उखाड़ फेंका और खुद को रजा शाह घोषित किया, शहनशाह घोषित कर दिया। इसके बाद पहलवी दौर शुरू हुआ जो 1925 से 1979 तक चला। इस पर डिटेल में वीडियो पहले बना चुका हूं, फिर भी शॉर्ट में दोबारा समझा देता हूं क्योंकि इसके बिना कहानी समझ नहीं आएगी। दोस्तों, ईरान की तारीख में यह पहली बार हुआ जब किसी नए दौर की शुरुआत बिना जंग के हुई और पार्लियामेंट की मंजूरी के साथ हुई। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ बहुत साफ और कानूनी लगता था, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत गहरी ब्रिटिश चालें थी। अब ईरान के अंदर एक ऐसा लीडर था जो वेस्टर्न पावर्स के लिए मुफीद था और उनके लिए काम करता था। यही वो वक्त था जब ईरान की आज़ादी का नाम तो था, लेकिन उसकी रूह पर धीरे धीरे कब्जा होने लगा था। रजा शाह एक ऐसा शख्स था जिसे बहुत लोग एक बेरहम
अहम शासक मानते हैं, लेकिन उसी के साथ वो एक ऐसा ईरानी था जिसे अपने मुल्क से मोहब्बत भी थी और उसे बदलने का सपना भी उसने देखा था। उसने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ किया। उसने मुल्क को आयरन हैंड से चलाया, अपने मुखालिफों को दबाया और किसी को भी चुनौती देने का मौका नहीं दिया। उसके आसपास कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो ये मानते थे कि ईरान को तरक्की की राह पर ले जाना जरूरी है, मगर इस तरक्की में डेमोक्रेसी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रजा शाह ने मुल्क के अंदर बदलाव शुरू किए। उसने इंडस्ट्री लगाने का एक बड़ा प्लान शुरू किया, आर्मी को मॉडर्न बनाया, पुराने एजुकेशन सिस्टम और कोर्ट कचहरी के तरीकों को बदला और कई सोशल रिफॉर्म्स भी लाए। इन्हीं में एक ऐसा कदम भी था जिसने बहुत बहस छेड़ दी थी, जिसमें था औरतों का हिजाब पहनना बंद करवाना। उसका मानना था कि अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो ये सब जरूरी है, लेकिन इन सब कामों के लिए उसे बहुत पैसा चाहिए था और सबसे बड़ा पैसा आता था तेल से। उस वक्त ब्रिटेन के साथ जो ऑयल डील थी उसमें ईरान को बहुत कम हिस्सा मिलता था। रजा शाह इससे नाराज था। वो चाहता था कि ये डील दोबारा तय हो ताकि ईरान को ज्यादा फायदा मिले और बाहर की ताकतों का दखल भी उसके देश में कम हो। काफी लंबी बातचीत के बाद आखिर 1933 में एक नई डील हुई, लेकिन इसमें भी ईरान को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। डील फिर से 60 साल के लिए बढ़ा दी गई और मुनाफे में बस थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी। रजा शाह को इस नतीजे पर जरूर मायूसी हुई। हालांकि अंदरूनी तौर पर उसने बहुत काम किया, लेकिन रीजनल पावर के तौर पर ईरान को आगे नहीं बढ़ा पाया। उसे डर था कि अगर उसने ज्यादा ताकत दिखाई तो ब्रिटेन और सोवियत यूनियन मिलकर उसका नुकसान करेंगे। उसकी कमजोरी उस वक्त खुलकर सामने आई जब ब्रिटेन ने ईरान के वेस्टर्न बॉर्डर्स के पास इराक नाम का एक नया मुल्क बना दिया और ईरान से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। आखिरकार रजा शाह की किस्मत पूरे वर्ल्ड वॉर में बिखर गई। 1941 में ईरान पर फिर हमला हुआ। इस बार सोवियत, ब्रिटेन और अमेरिका तीनों ने मिलकर ईरान में घुसपैठ की। ईरान ने तो खुद को न्यूट्रल बताया था, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। वो सिर्फ नक्शे पर एक मुल्क रह गया था और हकीकत में दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गया था। इसी दौर में अमेरिका की दिलचस्पी भी ईरान में बढ़ने लगी। अब वो ईरान को न सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक जगह के तौर पर देखता था, बल्कि वहाँ उसकी इकोनॉमिक दिलचस्पी भी वहाँ दिखाने लगा। ये वही वक्त था जब अमेरिका, ब्रिटेन और रूस तीनों मिलकर ईरान के अंदरूनी मामलों को कंट्रोल करने लगे थे। रेजा शाह के हटने के बाद ईरान की सत्ता उसके बेटे मोहम्मद रेजा शाह के हाथों में आई, जो उस वक्त सिर्फ 22 साल का था। लेकिन सत्ता संभालते ही उसके सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया। सोवियत यूनियन ने ईरान से अपनी फौजें हटाने से मना कर दिया था, जबकि लंदन, मॉस्को और तेहरान के बीच 1942 में जो ट्राईपार्टाइट ट्रीटी डील साइन हुई थी उसके मुताबिक सोवियत को फौजें हटानी थी। न सिर्फ उन्होंने डील को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि रेड आर्मी ने 1945 में ईरान के कुर्दिस्तान और अजरबैजान इलाके में 2 नकली रिपब्लिक कायम कर दी, जिन्हें वो बाद में अपने में मिलाना चाहते थे। बहुत गौर से आगे सुनिएगा। ईरान के उस वक्त के पीएम अहमद कवाम और शाह की सूझबूझ से डिप्लोमेसी हुई और आखिरकार सोवियत की रेड आर्मी ने ईरान छोड़ दिया। जैसे ही ईरान की आर्मी वहां पहुंची, दोनों नकली रिपब्लिक ढह गई। इस पूरे वाकये से ईरानी अवाम की नज़र में अमेरिका की इज्जत बहुत बढ़ गई। उन्हें लगा कि अमेरिका वेस्टर्न पावर्स में से एक ऐसा मुल्क है जो सच्चा और नेक नीयत है। लोगों को याद था कि 1905 की कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट में एक अमेरिकी मिशनरी ने जान देकर ईरान के जमहूरियत की हिफाजत की थी और लोगों के दिलों में आर्थर की याद भी ताज़ा थी, जिसे ईरान ने 1922 में अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री सुधारने के लिए बुलाया था ताकि करप्शन और विदेशी कंट्रोल को खत्म किया जा सके। लेकिन रेजा शाह की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब 1941 में ब्रिटिश और सोवियत ने ईरान पर हमला किया तो बस एक महीने में रेजा शाह को जबरदस्ती तख्त से ये कहकर उतार दिया गया कि वो हिटलर का साथ दे रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि रेजा शाह ब्रिटेन और रूस के दखल से बचने के लिए जर्मनी को एक बैलेंस की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही दबाव बढ़ा, उसने देश में मौजूद जर्मन एक्सपर्ट्स को भी निकाल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटेन और सोवियत को रेजा शाह एक ऐसा मजबूत लीडर लग रहा था जो उनके रास्ते में रिकॉर्ड बन सकता था। वो चाहते थे कि ईरान कमजोर हो और कोई ऐसा लीडर हो जो उनके कहने पर चले। इसलिए रेजा शाह को जबरन एक ब्रिटिश जहाज SS बांद्रा में बैठाकर पहले मॉरिशस और फिर साउथ अफ्रीका भेज दिया गया, जहां ब्रिटिश निगरानी में वो बाकी जिंदगी एक तरह से कैद में रहा और 1944 में वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये सब देखकर ईरानी अवाम के दिलों में जो भरोसा अमेरिका के लिए पैदा हुआ था वो बहुत मायने रखता था। उन्हें ये लगा था कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो दूसरे देशों को गुलाम बनाने की नीयत रखने वाले ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन ये भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला था। मोहम्मद रजा शाह को इस बात का पूरा एहसास था कि ईरान के लोग उस वक्त अमेरिका के साथ काफ़ी उम्मीदें जोड़े बैठे थे, लेकिन ये सिर्फ लोगों की चाहत नहीं थी। शाह के अपने फायदे भी थे अमेरिका के करीब जाने की। उसके पीछे मंशा ये थी कि किसी तरह अमेरिका के साथ मजबूत रिश्ता बना लिया जाए ताकि उसकी अपनी कमजोर सत्ता को मजबूती मिले और साथ ही ब्रिटेन और सोवियत यूनियन की दखलंदाजी को भी कंट्रोल किया जा सके। ये दोनों देश उस वक्त तक ईरान पर अपना असर बनाए हुए थे और उसके वालिद रजा शाह पर जुल्म
कर चुके थे। जब शाह ने देखा कि कैसे ब्रिटेन एक एक करके अपने कब्जाए देशों को छोड़ रहा है, तब उसने अमेरिका की तरफ झुकना शुरू किया, जो उस वक्त एक नई ताकत बनकर उभर रहा था। लेकिन शाह की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती हैं। साल 1951 में ईरान में एक बड़ा सियासी तूफान आया जब मोहम्मद मुसद्दिक नाम के पीएम ने ब्रिटेन के कब्जे वाली एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। मुसद्दिक फ्रांस में पढ़े हुए कजलबाश खानदान से थे और उनका मानना था कि जब तक ईरान अपने तेल जैसे सबसे अहम रिसोर्स पर पूरा हक नहीं रखेगा, तब तक पूरी आजादी नहीं मिल सकती। ब्रिटेन हर वक्त ईरान के अंदरूनी मामलों में दखल देता रहता था और मुसद्दिक ने इस पर खुलकर सवाल उठाया। उनका ये कदम ईरान की पहली ऐसी तहरीक बना जो आवाम के साथ, जमहूरी सोच के साथ और ईरानी हुकूमत के पूरे हक के साथ खड़ी हुई। इसी वजह से मुसद्दिक को फादर ऑफ ईरानी लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता है। तेल के इस नेशनलाइजेशन से ब्रिटेन की पकड़ हिल गई और इससे दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी हौसला मिला। इजिप्ट ने भी 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस के कंट्रोल में चल रही सुएज कनाल को नेशनलाइज कर लिया, लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। उसने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी और मुसद्दिक की हुकूमत को गिराने के लिए तरह तरह की चालें चलनी शुरू कर दी। उसने ईरान पर सख्त पाबंदी लगाई, जंगी धमकियां भी दी ताकि मुसद्दिक को कमजोर किया जा सके। जवाब में मुसद्दिक ने अमेरिका से मदद मांगी। उसे ऐसा लगा कि अमेरिका उसका नेचुरल साथी बन सकता है। अक्टूबर 1951 में वो प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन से मिलने वाशिंगटन भी गए और ईरान की कमजोर होती हालत को सुधारने के लिए कर्ज की दरख्वास्त की। ट्रूमैन को मुसद्दिक की बातों से हमदर्दी तो थी, लेकिन उन्होंने ये शर्त रख दी कि ईरान को ब्रिटेन को नेशनलाइजेशन का मुआवजा देना होगा। मुसद्दिक ने इसे ठुकरा दिया। ब्रिटेन के साथ तकरार और बढ़ गई। मुसद्दिक जान चुके थे कि ईरान में ब्रिटेन की जड़ें बहुत गहरी हैं और जब तक इनको निकाला नहीं जाएगा, तब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेकर हर चीज पर बाहरी असर बना रहेगा। अक्टूबर 1952 में उन्होंने एक बेहद हिम्मत वाला कदम उठाया और ब्रिटेन से तमाम रिश्ते तोड़ दिए। ब्रिटिश डिप्लोमेट को मुल्क से निकाल दिया गया। ये ऐलान सिर्फ सियासी नहीं था, ये एक ऐसा ऐलान था कि ईरान अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और उसे किसी वेस्टर्न ताकत के सहारे की जरूरत नहीं है। अंग्रेज प्रेसिडेंट आइजनहावर जैसे ही जनवरी 1953 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, तो उसने ब्रिटेन के पीएम चर्चिल का खुलकर साथ देना शुरू किया। चर्चिल को मुसद्दिक से बहुत ज्यादा नफरत थी। दोनों लीडर मिलकर मुसद्दिक को बदनाम करने में लग गए। उन्होंने कहा कि मुसद्दिक बहुत ही जुनूनी और बीमार किस्म का लीडर है जो आखिर में जाकर रूस का साथ देगा, जबकि सच्चाई ये थी कि मुसद्दिक कोई कम्युनिस्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा ईरानी लिबरल था जो मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और डेमोक्रेसी में यकीन रखता था। उसकी हुकूमत में लोगों को बोलने और सोचने की पूरी आज़ादी थी। असल में दिक्कत ये थी कि मुसद्दिक ने ब्रिटेन के कब्जे में चल रही ऑयल कंपनी को सरकारी कब्जे में ले लिया था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न ताकतें किसी भी छोटे मुल्क को आज़ाद नहीं देखना चाहती थी। उस वक्त मुसद्दिक ने वेस्टर्न पॉलिटिक्स से अलग एक आज़ाद और गैर तरफदार प्लान बनाना शुरू किया, जो वेस्टर्न मुल्कों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। आखिर में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अगस्त 1953 में मुसद्दिक को हटाने के लिए एक साजिश रची। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन अजाक्स कहा गया। इस पूरे तख्तापलट में CIA और MI6 का सीधा रोल था। शाह जो पहले मुल्क छोड़कर भाग चुके थे, उन्हें वापस बुलाया गया, दोबारा तख्त पर बिठाया गया। मुसद्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन्हें 3 साल जेल में रखा गया, फिर उनकी बाकी जिंदगी हाउस अरेस्ट में बीत गई। 1967 में वो अपने पुश्तैनी गांव अहमदाबाद में इंतकाल कर गए, मगर उनका असर अब भी ईरान की सियासत में गूंजता है। वो ईरानी वतन परस्ती का सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। मगर अमेरिका और शाह के लिए ये फतह बहुत भारी साबित हुई। भले ही उन्होंने एक शानदार पीएम को हटा दिया, लेकिन शाह की इज्जत और साख बुरी तरह गिर गई। अब वो एक अमेरिका परस्त लीडर बन चुका था। ईरानी आवाम में अमेरिका के लिए नाराजगी और नफरत बढ़ने लगी। अब बहुत से लोग अमेरिका को एक आम वेस्टर्न ताकत समझने लगे जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों की आज़ादी कुचल देती है। ईरान के लिबरल और लेफ्ट एक्टिविस्ट अब अमेरिका से नफरत करने लगे थे। इसी माहौल में तख्तापलट के 4 महीने बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ईरान आए और शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के खिलाफ तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया। पुलिस की फायरिंग में 3 स्टूडेंट्स मारे गए। उस दिन यानी फारसी कैलेंडर के 16 आज़र को अब स्टूडेंट डे के तौर पर याद किया जाता है। शाह ईरानी लोगों के नज़रों से उतर चुका था, लेकिन उसने अमेरिका से अपने रिश्ते मजबूत रखकर हुकूमत जारी रखी और बाहर से आने वाले खतरों का मुकाबला करता रहा। ईरान ने ब्रिटेन से दोबारा रिश्ते बना लिए और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा बन गया। इससे ईरान वेस्टर्न खेमे में आ गया और सोवियत यूनियन को कंट्रोल करने में अमेरिका का साथी बन गया। ईरान की ऑयल कंपनी को दोबारा प्राइवेट कर दिया गया और एक ऐसा ग्रुप बना जिसमें ज्यादातर कंट्रोल अमेरिकी और वेस्टर्न कंपनियों के हाथ में था। ये उसी 1953 के तख्तापलट के बदले में अमेरिका को इनाम जैसा था। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान में अपने इकोनॉमिक रिश्ते भी मजबूत किए और उसकी आर्मी को मॉडर्न बनाने में मदद की। शाह ने जब देखा कि अमेरिका उसके साथ मजबूती से खड़ा है,
तो उसने अपनी हुकूमत को और ज़्यादा ताकतवर बना लिया। उसने लोगों को कई तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक और मजहबी आज़ादियाँ भी दी, लेकिन साथ ही साथ तानाशाही रवैया भी बनाए रखा। अमेरिका ने भी शाह का पूरा साथ दिया और 1957 में ईरान की खुफिया एजेंसी सावक बनाने में मदद की। ये एजेंसी बाद में बहुत ही खौफनाक और ताकतवर बन गई, जो सिर्फ शाह को जवाबदेह थी और किसी को नहीं। 1953 की तख्तापलट के 10 साल बाद शाह की हुकूमत बहुत मजबूत दिखती थी और अमेरिका ईरान की सबसे बड़ी बाहरी ताकत बन चुका था, लेकिन असल हालात उतने सुकून वाले थे नहीं जितने दिख रहे थे। अंदरूनी टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी की हुकूमत के दबाव में आकर शाह ने 1963 में कुछ बड़े रिफॉर्म्स शुरू किए, जिन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा गया। इन रिफॉर्म्स का सबसे अहम हिस्सा था जमीन का बंटवारा, जिससे बड़े जमींदारों की ताकत कम होनी थी। औरतों को वोट देने का हक भी इसी का हिस्सा था। ये सारे कदम उस वक्त बहुत प्रोग्रेसिव माने गए, लेकिन साथ ही विवादित भी थे, क्योंकि कई किसानों की जमीनें जबरदस्ती छीन ली गई थी और कई किसानों के पास तो खेती लायक जमीन भी बची नहीं थी। यहीं पर एक नया नाम सामने आया, आयतुल्लाह खुमैनी। तब तक कोई बहुत बड़ा वो नाम नहीं थे, बस एक आम मजहबी लीडर थे, लेकिन उन्होंने शाह और अमेरिका दोनों के खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत दिखाई। खुमैनी का जन्म ईरान के खुमैन नाम के गांव में एक मजहबी घराने में हुआ था। उन्होंने अराक और कुम के मदरसों में पढ़ाई की और बाद में वहीं पढ़ाने लगे। 1941 में जब रजा शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी तो खुमैनी ने अपनी पहली बड़ी किताब लिखी, जिसका नाम था कश्फ अल असरार, यानी राजों का पर्दाफाश। इस किताब में उन्होंने रजा शाह की सेक्युलर पॉलिसीज और औरतों के लिए हिजाब हटाने जैसे फैसलों की सख्त मुखालफत की। किताब में उन्होंने ये भी कहा कि शिया उलमा कभी शाहियत के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन उस वक्त इस किताब से बड़ा कोई सियासी असर हुआ नहीं था। साल 1960 के दशक की शुरुआत में खुमैनी ने शाह के खिलाफ सीधी लड़ाई शुरू की। उन्होंने न सिर्फ शाह की पॉलिसीज को नकारा, बल्कि अमेरिका की दखलंदाजी पर भी सवाल उठाया। यही सियासी बहादुरी थी जिसने उन्हें पूरे मुल्क में एक जाना पहचाना नाम बना दिया। खुमैनी ने शाह की ज़मीन छीनने के प्लान और औरतों को वोट देने के हक के फैसले में का खुलकर विरोध किया और मजहबी मिंबर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। 4 जून 1963 को हुकूमत ने खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन तेहरान और कुछ बड़े शहरों में खून खराबे वाले आंदोलन शुरू हो गए। ये 1953 के तख्तापलट के बाद से सबसे बड़ा आंदोलन था। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि 20 लोग मारे गए, लेकिन हुकूमत के मुखालिफ लोगों का दावा था कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं। जून के बगावत को बर्बर तरीके से कुचलने के बाद थोड़े वक्त के लिए शाह के लिए हालात में सुकून आया। इसी दौरान अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले और अमेरिकी तालीम पाए हुए सियासतदान और टेक्नोक्रेट्स का एक नया तबका सामने आया। मार्च 1964 में हसन अली मंसूर ने पीएम का ओहदा संभाला। मंसूर उस नई नस्ल की क़यादत की मिसाल बने जो वेस्टर्न सोच और अमेरिकी तालीम से मुतासिर थी। अमेरिका के फौजी लोग और सलाहकार बड़ी तादाद में ईरान में भेजे गए ताकि वहाँ फौज को अमेरिका के हिसाब से ढाला जा सके। इसी दौरान मंसूर के कहने पर ईरानी पार्लियामेंट ने 1964 में स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट पास किया। इस डील के तहत अमेरिकी लोगों और उनके घर वालों को ईरान में कानूनी छूट दी गई, यानी वो ईरानी कानून के दायरे में नहीं आएंगे। इसके बदले में ईरान को अमेरिका से $200 मिलियन का कर्ज मिला, जिससे वो अमेरिकी हथियार खरीद सके। इसी मोड़ पर जब खुमैनी को हाउस अरेस्ट से रिहा किया गया तो उन्होंने स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे सरेंडर करने वाली डील कहा और उन्होंने शाह को मिस्टर शाह कहकर बुलाया, जो उस वक्त एक बहुत ही बेअदबी वाला अल्फाज था। खुमैनी ने इल्जाम लगाया कि शाह ने मुल्क को बेच दिया और ईरान को एक अमेरिकी कॉलोनी बना दिया, जहां पर एक अमेरिकी बावर्ची के पास भी ईरान के शाह और आयतुल्लाह से ज्यादा हक होंगे। हुकूमत अब खुमैनी की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नवंबर 1964 में उन्हें ईरान से निकालकर तुर्की भेज दिया गया। फिर 1965 में वो नजफ और फिर इराक चले गए, जहां वो अक्टूबर 1978 तक रहे। इसके बाद वो फ्रांस चले गए, लेकिन उनका मुल्क से बाहर होना न उनकी मकबूलियत को कम कर सका, न हिम्मत और जुनून को। वो शाह और अमेरिका के खिलाफ डरकर बोलने वाले एक बेखौफ और समझदार लीडर बने रहे और उनकी तंजीम में कोई कमजोरी नहीं आई। खुमैनी को मुल्क से निकाले जाने के 2 महीने बाद ही उनके बनाए हुए एक छुपे हुए नेटवर्क ने उस पीएम मंसूर का कत्ल कर दिया जिसने अमेरिका के साथ स्टेट ऑफ फोर्सेस डील की हिमायत की थी। आगे चलकर इस साजिश में शामिल कुछ लोगों को खुमैनी ने बड़े ओहदों पर बैठाया। 1963 की जून बगावत और 1978 के आंदोलन के बीच जो 15 साल का वक्त था, उस दौरान शाह अपने तख्त पर मजबूती से जमा रहा, लेकिन इस दौरान शाह के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों का अंदाज और सोच बदल गई। 1953 के तख्तापलट के बाद वामपंथी और कौमी ताकतों में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी पैदा हो गई थी, मगर 1963 की जून बगावत के बाद इस्लामी सोच रखने वाले लोगों, पुराने मिडिल क्लास और शिया आलिमों ने खुमैनी की हिमायत की और अमेरिका के खिलाफ सख्त नाराजगी दिखाई। ये शाह और अमेरिका दोनों के लिए एक सख्त आंदोलन की शुरुआत थी। उस दौर में बहुत से ईरानी नौजवान ये मान चुके थे कि शाह की हुकूमत सुधारी जा ही नहीं सकती, इसलिए वो हथियार उठाकर हुकूमत के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन मुसद्दिक और खुमैनी दोनों ही शाह को अमेरिका से रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सके। अब जब शाह को लगा कि मुल्क के अंदरूनी हालात उसके काबू में हैं,
तो उसने बाहर अपनी ताकत बढ़ाने और दुश्मनों को डराने की कोशिशें तेज कर दी। ईरान ने मार्च 1959 में अमेरिका से एक दो तरफा डील की, जिसमें ईरान को अपनी फौज को नए तरीके से मजबूत करने की खुली छूट मिल गई। लेकिन मॉस्को से बदला लेने के डर से शाह ने 1962 में सोवियत यूनियन पर एक नो वॉर डील साइन की, जिसमें यह लिखा गया कि कोई भी बाहरी ताकत, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, ईरान की जमीन से सोवियत यूनियन पर न मिसाइल चलाएगी और न ही न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगी। इस डील के बाद सोवियत यूनियन से रिश्ते बेहतर हो गए, लेकिन शाह ने चुपचाप अमेरिका को ईरान सोवियत बॉर्डर पर अपने सबसे एडवांस जासूसी डिवाइस लगाने की इजाजत दे दी, ताकि मॉस्को के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम पर नजर रखी जा सके। इससे शाह और अमेरिका का साथ और पक्का हो गया। शाह को सोवियत यूनियन से जुड़े कम्युनिस्टों, पैन अरबिज्म और इराक में 1958 में बनी नई रिपब्लिक से बहुत बड़ा खतरा महसूस होता था। शाह को लगता था कि ये सब ईरान और पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए नुकसानदेह है। वाशिंगटन को कई बार लगता था कि शाह इन खतरों को ज्यादा बड़ा बनाकर पेश कर रहा है। 1960 के दशक में शाह ने लेबनान में पैन अरबिज्म का मुकाबला करने के लिए वहां के हाशिए पर पड़े शिया समाज को मजबूत किया। साथ ही यमन की सिविल वॉर में उन लोगों को मिलिट्री मदद दी जो अब्दुल नासिर के खिलाफ थे। 1960 के आखिर से हालात शाह के हक में होते गए। 1968 में जब ब्रिटेन ने पर्शियन गल्फ से अपनी फौजें हटा ली, तभी ओपेक यानी कि ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों के ग्रुप ने शाह की लीडरशिप में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ा दी। इस तेल से जो पैसा आया उसने शाह को फाइनेंशियल आज़ादी दी, ताकि वो एक बड़ा और कौमी फॉरेन पॉलिसी बना सके। अब शाह को ये मौका मिला कि वो अमेरिका का छोटा लेकिन अहम पार्टनर बन जाए। इस नए माहौल में शाह ने बहुत तेजी से खुद को पर्शियन गल्फ में सबसे ताकतवर लोकल ताकत के तौर पर खड़ा कर लिया। ये वही इलाका था जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल दुनिया की तेल ज़रूरतों की लाइफलाइन था। प्रेसिडेंट निक्सन ने इसमें शाह की बहुत मदद की। अमेरिका उस वक्त वियतनाम वॉर में उलझा था और पर्शियन गल्फ में ब्रिटेन के जाने के बाद पैदा हुए खालीपन को भरने का कोई इरादा उसका नहीं था। 1971 तक अमेरिका ने ट्विन पिलर पॉलिसी अपनाई, जिसमें ईरान और सऊदी अरब को रीजन की स्टेबिलिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। अमेरिका ने माना कि ईरान की आबादी, इकॉनमी और मिलिट्री ताकत सऊदी अरब से कहीं ज्यादा है। इसी वजह से ईरान को पर्शियन गल्फ का पुलिस वाला कहा गया। शाह की मिलिट्री ताकत को और मजबूत करने के लिए प्रेसिडेंट निक्सन ने अमेरिका की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी ईरान को देने की मंजूरी दे दी। सिर्फ न्यूक्लियर हथियार देने से इनकार किया गया था। 1970 से 1978 के बीच ईरान अमेरिका से हथियार खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। उस दौर में अमेरिका के कुल हथियार सौदों का 25% हिस्सा सिर्फ ईरान को जाता था। एक अमेरिकी अफसर ने कहा था कि इतनी तेजी से किसी देश का मिलिट्री ताकत का बिल्डअप इतिहास में कभी नहीं हुआ। 1970 के दशक में हालात ऐसे बने कि शाह मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर लीडर बनता चला गया। अब वो वाशिंगटन से पहले से कहीं ज्यादा आजादी से फैसले लेने लग गया। उसके कुछ कट्टर दुश्मनों ने मान लिया कि शाह अब एक आजाद और कौमी फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। एक CIA रिपोर्ट में बताया गया कि शाह फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री मसलों में बहुत माहिर हो गया है और अब वो रियल पॉलिटिक्स के उसूल पर चल रहा है, जिसमें कौमी ताकत सबसे ऊपर होती है। इसी सोच के तहत शाह ने सीरिया से अच्छे रिश्ते बनाए और उसे पैसा भी दिया। इराक से पुराना झगड़ा खत्म किया और ओमान में कम्युनिस्ट बगावत को दबाने के लिए वहां अपनी फौजें भेजी। उसका सपना था कि आने वाले कुछ सालों में ईरान एक ग्रेट सिविलाइजेशन बने जो वेस्टर्न मुल्कों से भी आगे निकल जाए और उनकी बुराइयों से भी महफूज रहे। उस वक्त ईरान के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्मी थी और पर्शियन गल्फ में उसकी मिलिट्री ताकत का कोई सानी नहीं था। साथ ही ईरान की इकॉनमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जितनी तेजी से पहले कभी नहीं बढ़ी थी। अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां ईरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लाइन में खड़ी थी। 1975 में अमेरिका और ईरान के बीच $15 बिलियन की एक बड़ी इकोनॉमिक डील साइन हुई, लेकिन ये इकोनॉमिक बूम अपने साथ कुछ मुश्किलें भी लाया। जितनी तेजी से ईरान की तरक्की हो रही थी, उसी तेजी से अमीर और गरीब के बीच का फर्क भी बढ़ता जा रहा था। कई जरूरी चीजों की शॉर्टेज हो गई और करप्शन भी बहुत बढ़ गया। शाह उस दौर में सिर्फ पर्शियन खाड़ी तक ही सीमित नहीं बल्कि इंडियन ओशन तक अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। उसने श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत तक को फाइनेंशियल मदद देने का वादा भी किया था। शाह की मिलिट्री ताकत और उसके पास जो तेल की दौलत थी, उसे देखकर कुछ अमेरिकी सियासतदान और फौजी अफसर परेशान होने लगे थे। 1974 में अमेरिका के ट्रेजरी मिनिस्टर विलियम साइमन ने शाह को पागल तक कह दिया था। कुछ साल बाद जॉर्ज एस ब्राउन, जो पहले ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन रह चुके थे, उन्होंने भी कहा कि शाह का मिलिट्री प्रोग्राम ऐसा लग रहा है जैसे उसे पर्शियन साम्राज्य दोबारा बनाने का ख्वाब पाल लिया हो। घर के अंदर भी शाह के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी थी। अमेरिका से एडवांस हथियारों की भारी खरीद और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी के चलते उसकी आलोचना होने लगी थी। हालांकि उसके खिलाफ जो अपोजिशन था, उसे सावक नाम की उसकी खुफिया एजेंसी ने अब तक दबा रखा था, लेकिन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की ह्यूमन राइट्स वाली पॉलिसी ने अपोजिशन को एक नई जान दे दी। कार्टर का मानना था कि अगर इंसानी हुकूक को बढ़ावा दिया जाए तो वो बगावत की बुनियादों को ही खत्म कर सकता है। इसलिए 1977 से उन्होंने शाह पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपना बंद सियासी सिस्टम थोड़ा ओपन करे। इसके जवाब में शाह ने कुछ पॉलिटिकल कैदियों को रिहा किया, टॉर्चर बंद करने का वादा किया, प्रेस की आज़ादी बढ़ाने और पार्लियामेंट के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने का ऐलान किया, लेकिन इसने अपोजिशन को और भी ताकतवर बना दिया। इराक से खुमैनी ने ईरानी उलमा को चिट्ठी लिखी और कहा कि अब ईरान में एक ब्रेक की हालत है, इस मौके का फायदा उठाओ, शाह की ज्यादतियों के बारे में लिखो और दुनिया को उसके जुर्मों से आगाह करो।
जनवरी 1978 में हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब तेहरान के एक अखबार ने आयतुल्ला खुमैनी को एक पागल और इंडियन नस्ल का बताया। इसके खिलाफ खुम शहर में तलबा और दीनी तलबा ने आंदोलन शुरू कर दिया। बाजार, स्कूल, दुकानें बंद हो गई। हुकूमत ने इस आंदोलन को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की, लेकिन इससे हालात और भड़क गए। अब सिर्फ दीनी नहीं बल्कि सेकुलर अपोजिशन भी सड़कों पर आ गई। हर तरफ हड़तालें और आंदोलन फैल गए। उस साल प्रेसिडेंट कार्टर एक तरफ इंसानी हुकूक की हिमायत कर रहे थे और दूसरी तरफ अमेरिका के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी वो ईरान में बचाना चाहते थे। उनकी कैबिनेट भी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक ग्रुप कहता था कि शाह को और आज़ादी देनी चाहिए, तो दूसरा कहता था कि शाह के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। कार्टर इन दोनों के बीच झूलते रहे। उनकी इस उलझन ने शाह की अपनी हिचक को और बढ़ा दिया। शाह शायद ये सोचते रहे कि वो तानाशाह डेमोक्रेट बनकर अपनी गद्दी बचा सकते हैं। एक दिन अपोजिशन को रियायत देते और अगले दिन उन पर पुलिस छोड़ देते, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि जब हालात इनकलाब के हो जाते हैं तो लीडर को एक ऐसा फैसला करना ही पड़ता है। आधे रास्ते से कुछ नहीं होता है। इनकलाब जब अपने पूरे शबाब पर था तब शाह ने टीवी पर आकर कहा कि उन्हें अब आवाम की आवाज़ सुनाई दे रही है। उन्होंने अपने गुजरे हुए गुनाह कबूल किए हैं और कहा कि वो सब कुछ ठीक करेंगे। यानी उन्होंने अपने बयान से उस इनकलाब को मान्यता दे दी जो उनकी हुकूमत को गिराने आया था। शाह को उस वक्त अपने कुछ अख्तियार छोड़कर उन लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए था जो रिवॉल्यूशन में शामिल थे, लेकिन ज़्यादा कट्टर नहीं थे। मगर शाह ने उल्टा किया। उसने एक कमज़ोर और बेअसर जनरल गुलाम रज़ा अज़हरी को मिलिट्री हुकूमत की कमान सौंप दी। इसी फैसले ने उसके सियासी खात्मे पर मुहर लगा दी। उसकी बीमारी, कैंसर और साथ ही अमेरिका की तरफ से कोई साफ और मजबूत मदद न मिलना, इस सब ने मिलकर पहलवी दौर के तेज़ी से टूटने में अहम रोल अदा किया। शाह का मुकाबला खुमैनी से था, जिसे मालूम था कि क्या करना है, और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। हर तबके और हर उम्र के लोगों को मिलाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। ये सिर्फ उनका इनकलाब नहीं था बल्कि पूरे मुल्क का बन गया था। लेकिन कुछ लोग भी थे जो ये कहते हैं कि खुमैनी इनकलाब जीते नहीं थे बल्कि शाह अपनी गद्दी हार गया था। शाह की अमेरिका से गहरी दोस्ती भी उसे नहीं बचा सकी। उसकी फौजें नाकाम रहीं। CIA की 1976 की एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि शाह को शक है कि अगर इलाके में कोई जंग हुई जो कम्युनिस्ट ताकतों से ताल्लुक न रखती हो तो अमेरिका शायद उसका साथ ना दे, और वाकई ऐसा कोई कम्युनिस्ट से जुड़ा झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए ये बात अधूरी ही रह गई कि अमेरिका सच में उसका साथ देता है या नहीं। मगर इतना ज़रूर पता है कि जब उसे आखिरी वक्त में अमेरिका से सख्त ज़रूरत थी तो उसे सपोर्ट नहीं मिला। शाह ने ईरान को अमेरिकी तर्ज पर मॉडर्न तो बना दिया था, लेकिन सियासत को नहीं छुआ। सियासत वही पुरानी और खूंखार रही। वो अंदरूनी दुश्मनों से सही तरीके से निपट नहीं पाया और न उसमें इरादा था न हिम्मत। 16 जनवरी 1979 को मोहम्मद रज़ा शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1.5 साल तक वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पनाह की तलाश में भटकता रहा। आखिरकार कैंसर और दिल के दर्द ने उसे तोड़ दिया। उसका अंजाम भी उसके वालिद जैसा ही हुआ। टूटे हुए दिल और तन्हाई में उसने 27 जुलाई 1980 को मिस्र में दम तोड़ा। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 60 साल थी। उस सरजमी से बहुत दूर जहां वो पैदा हुआ था और जिसे उसने अपना सब कुछ दिया था। खुमैनी ने सिर्फ शाह को नहीं हराया बल्कि एक ऐसा तख्ता पलट कर दिया जो 2500 साल से ईरान में चलता आ रहा था। और इस दौर में जब दुनिया मॉडर्न बन चुकी थी, उन्होंने एक इस्लामी रिपब्लिक बनाई जिसने न सिर्फ ईरान के अंदरूनी हालातों को बदल दिया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत का नक्शा भी पलट कर रख दिया। अब कई लोग कह सकते हैं कि देश को आगे ले जाना था और मॉडर्न बनाना था, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया का हर कल्चर डिफरेंट है और यही डिफरेंसेस हम सभी को यूनिक बनाते हैं। कॉपी नहीं करना चाहिए, अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। तरक्की उसके बाद भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो कि क्यों ईरान और ईरान के लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके बताइए, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या मुझे सीरीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर कुछ और ऐड करना चाहिए। कोई किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।